इन्होंने सबसे पहला प्रयास किया भारत माता के इमेज को क्रिएट करने का। ओवर इम्फेसाइज ऑन रिलीजन के बेसिस पे ज्यादा फोकस करना। जैसे एग्जांपल के लिए फॉर द सबके इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए, यूनिटी को मेंटेन करते हुए हम मास मोबिलाइज कर ऑफिसर को भेज दिया। ही इज अथोराइज्ड टू डिस्कस। हाय बच्चा, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आई होप कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। स्लोली और ग्रेजुअली आप खुद को इम्प्रोवाइज कर रहे हो। आज हम लोग इस चैप्टर के मॉड्यूल 4 को डिस्कस करेंगे, जो हमारा लास्ट मॉड्यूल भी है। द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग मीन्स हमारे हिस्ट्री में, यानी कि जो इंडिपेंडेंस स्ट्रगल था उसमें कैसे लोगों को यूनाइट करने की कोशिश किया गया। अब अगर हमारे कंट्री की बात करेंगे तो हमारा कंट्री जो है जियोग्राफिक बेसिस पे, रेस, रिलीजन, लैंग्वेज, हर एक बेसिस पे बहुत ही ज़्यादा डाइवर्स है। तो ये इंपॉर्टेंट था कि कैसे एक कॉमन आइडेंटिटी क्रिएट किया जाए। सो इट रिप्रेजेंट अ कॉमन आइडेंटिटी। तो कॉमन आइडेंटिटी की अगर बात करें नेशन को लेकर, कंट्री को लेकर, सेंस ऑफ नेशन लोगों के अंदर है, तो 1870 में 1870s के टाइम पे हमारे एक हिस्टोरियन थे जिनका नाम था बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र, इन्होंने सबसे पहला प्रयास किया भारत माता के इमेज को क्रिएट करने का। भारत माता के इमेजिनेशन को। इसके अलावा इन्होंने कंपोज किया एक सॉन्ग जिसका नाम है वंदे मातरम, जो बेसिकली मेंशन था इनके नॉवेल में। नॉवेल का नाम था आनंद मठ। बाद में 1905 के आसपास अवनींद्रनाथ टैगोर इन्होंने जो है भारत माता के प्रिंट को क्रिएट किया, पोर्ट्रे किया एज ए डिवाइन एंड गॉडेस, मतलब एक देवी के रूप में उनको जो है प्रस्तुत किया। तो भारत माता का जो इमेज था उसको इन द फॉर्म ऑफ एक डिवाइन गॉडेस, एक देवी के रूप में प्रस्तुत किया। अब इसका रिजल्ट ये हुआ कि इसके बाद लगभग हर एक घर में कैलेंडर के फॉर्म में, पिक्चर के फॉर्म में स्प्रेड हो गया। सो पीपल गेट फीलिंग कि हमारा जो कंट्री है ये हमारी माता है, भारत माता है। तो लोगों के अंदर एक कॉमन आइडेंटिटी इसके थ्रू आया। दूसरा, फोकलोर एंड स्टोरीज, सॉन्ग्स। तो उस टाइम पे जितने भी हिस्टोरियंस थे, जो नेशनलिस्ट थे, इन लोगों ने क्या किया, ये जितने लोकल सॉन्ग्स वगैरह होते थे ना, नेशनलिस्ट ने, इन्होंने लोकल सॉन्ग्स एंड स्टोरीज इनको कलेक्ट करना शुरू कर दिया। एंड दे कंसीडर, ये इसको ऐसे कंसीडर करते थे कि ये इनका जो है एज ए हमारा लिटरेचर है, इंडियन लिटरेचर, जो समहाउ इनको प्राइड देता है। तो जितने भी लोकल स्टोरीज थे, सॉन्ग्स थे, इवन अगर हम रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में बात करें तो उन्होंने जो बंगाली बैलाड्स थे वहां पे, लोकल सॉन्ग्स, बड़े ही सेंटिमेंट, बैलाड्स का मतलब होता है छोटे छोटे सेंटिमेंटल सॉन्ग्स, उनको कलेक्ट किए, उसको पब्लिश करना, लोगों को अवेयर कराना। इस तरीके से जो है लोगों के अंदर सेंस ऑफ प्राइड, इसकी फीलिंग आती थी। सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग इसके थ्रू भी आया। और अगर आपने फर्स्ट हिस्ट्री का चैप्टर पढ़ा था तो उसमें भी यही चीज सेम हुआ था। जर्मनी के कुछ बंदे थे, उन लोगों ने स्टोरीज कलेक्शन करने का काम किया था। तो ये सारी चीजें सेम ही रहता। दैट इज द रीजन पीपल से दैट कि इफ यू डोंट नो द हिस्ट्री यू विल ऑलवेज वल्नरेबल टू रिपीट दैट। तो प्रॉब्लम यही है। दैट इज द रीजन हिस्ट्री वगैरह को हमें समझना बहुत जरूरी है। तीसरा था
सिंबल्स वगैरह क्रिएट करना। सिंबल में एक सबसे फेमस सिंबल है फ्लैग। अगर इंडिपेंडेंस के स्ट्रगल में बात करें तो सबसे पहला 1905 में स्ट्रगल स्टार्ट होता है। इट वाज नेम्ड एज स्वदेशी मूवमेंट। उस टाइम में उसी समय फ्लैग जो है ट्राई कलर फ्लैग स्टार्ट हो जाता है इंडिया में यूज होना। और जब 1921 में गांधी जी आए तो इन्होंने इस टाइम पे स्वराज फ्लैग जो है इंट्रोड्यूस किया, जिसमें ट्राई कलर तो था ही, साथ में जो है चरखा भी था, जो ये सिंबलाइज करता था, जो चरखा था वो ये सिंबलाइज करता था कि सेल्फ रिलायंस। उस पूरे फ्लैग में अगर आप फोकस करोगे तो फ्लैग तो था ही, 3 कलर तो था ही, साथ में बीच में चरखा भी था। तो ये चरखा जो है ये सिंबलाइज करता था कि सेल्फ रिलायंस, यानी हम अपने लिए खुद के लिए कपड़ा बनाएंगे, सेल्फ रिलायंस कि हम खुद पे डिपेंडेंट है। होल्डिंग फ्लैग ड्यूरिंग द प्रोटेस्ट ये शो करता था कि सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस को शो करता था। इसके अलावा जो है क्योंकि अंग्रेजों में बड़ा ही स्टीरियोटाइप था इंडियंस को लेकर, दैट इज द रीजन नेशनलिस्ट जो थे उन्होंने वापस से हिस्ट्री को रीइंटरप्रेट करना शुरू किया कि जो हमारे पास्ट में जो चीजें हो गई है उन पे रिसर्च करना, सर्च आउट करना, और जितने भी अलग सेक्शन ऑफ स्टडीज हैं जैसे कि आर्ट हो गया, आर्ट, साइंस, आर्किटेक्चर, सारा कुछ, सब में जो है इंडियन प्राइड को ढूंढना शुरू किए, और जहां जहां मिलता गया वहां हम लोग इसको इंक्लूड करते गए, जो कहीं ना कहीं सोसाइटी को सेंस ऑफ प्राइड दिए। जैसे एग्जांपल के लिए एक उसी दौरान एक इवेंट हुआ था जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का मिलना, हड़प्पा का जो कल्चर है अभी, हड़प्पा सिविलाइजेशन का मिलना। तो इससे ये हेल्प हो गया कि हमें एक कॉन्फिडेंस आ गया कि जो हमारे एंसेस्टर थे पहले के लोग वो हाईली डेवलप्ड थे। तो कहने का मतलब यही है, हर एक, चाहे वो हिस्ट्री है, चाहे कल्चरल एजुकेशन, चाहे रिलीजन, हर एक चीज में हमारे जो स्टडीज थे उसको रीइंटरप्रेट करना, वापस से इन्फ्यूज करना हमारे प्राइड को। सो यहाँ तक तो सही था सब कुछ, लेकिन एक प्रॉब्लम ये हुआ कि ओवर इम्फेसाइज ऑन रिलीजन के बेसिस पे ज्यादा फोकस करना। जैसे एग्जांपल के लिए फॉर द कोई अगर गैदरिंग करना है तो ज्यादा तो त्योहार वगैरह पे होता था, गणेश चतुर्थी, शिव शिव जी का जब त्योहार होता था, तो इस चक्कर में क्या हुआ कि कहीं ना कहीं जो अदर रिलीजन वाले थे उनमें डिसकनेक्शन हो गया। तो मुस्लिम और अदर रिलीजन जो थे उनमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस उनका लूज हुआ, और यही कारण था कि इसी गैप को जो है बाद में अंग्रेजों ने फायदा उठाया और अपने कंट्री का डिवीजन हुआ था। तो ये एक मेजर प्रॉब्लम था। बाय यूटिलाइजिंग द रिलीजन फॉर द कलेक्टिव बिलोंगिंग इट क्रिएट्स डिफरेंसेस अमंग द अदर रिलीजन टू। तो ये था हमारा मेजर मॉड्यूल 4। अब एक कंक्लूजन इस चैप्टर का ये है कि शुरुआत के 20th सेंचुरी के इस चैप्टर के अगर कंक्लूजन की बात करें तो फर्स्ट हाफ ऑफ जो 20th सेंचुरी था, 20th सेंचुरी का जो फर्स्ट हाफ था, इसमें जो है लोगों का गुस्सा, पीपल एंगर अगेंस्ट ब्रिटिश, लोग जो है ब्रिटिशर से बहुत नाराज थे। अब इसी एंगर को, यही एंगर के कारण पीपल यूनाइट, इसी एंगर के कारण जो है पीपल यूनाइट हुए, और इसी यूनिटी को जो है महात्मा गांधी जी एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडरशिप के अंतर्गत इनको मास मोबिलाइज किया गया। मास मोबिलाइज जिसका हम लोगों ने एग्जांपल देखा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। इसके अलावा हमने देखा सिविल डिसोबीडियंस में, सिविल
डिसोबीडियंस मूवमेंट में। मीन्स इस सेंस ऑफ यूनिटी का यूटिलाइजेशन हमने साफ साफ देखा कैसे इसका यूटिलाइज किया गया। बट प्रॉब्लम ये था कि जब इस तरीके का मूवमेंट चल रहा था, पीपल हैव देयर ओन इंटरेस्ट। तो पीपल का इंटरेस्ट की अगर बात करें, जैसे हम लोग गोल तो एक ही दे रहे थे कि हमें जो है आजादी लेनी है, लेकिन इसके अंदर डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लोग हैं, अलग अलग ग्रुप के लोग हैं। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम बात करें पीजेंट्स को, तो पीजेंट्स का ये था कि उनको लोअर टैक्स पे करना पड़े, लोअर टैक्स पे करना पड़े। वर्कर की अगर बात करें तो उसका इंटरेस्ट ये था, वो ये चाहता था कि मुझे बेटर वेज मिले, अच्छी सैलरी मिले, ज्यादा सैलरी मिले। वहीं दलित की अगर बात करें तो उनको सोशल इक्वलिटी चाहिए। एक बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो उनको इकोनॉमिक फ्रीडम चाहिए। और अगर मुस्लिम की बात करें तो उनको सिक्योरिटी फ्रॉम मेजॉरिटी रूल। तो सबका अपना खुद का इंटरेस्ट है। तो ये कहना मुश्किल है कि जो हमें आजादी मिली, इट वॉज नॉट अ वन वॉइस, ये कोई वन वॉइस नहीं था, इट वॉज ए कलेक्टिव कोरस, इट वॉज काइंड ऑफ कोरस जो होप, लोगों के होप और ड्रीम को शो करता था। और सम टाइम अगर आप इस पे ध्यान दोगे तो किसी एक का इंटरेस्ट जो है कभी कभी किसी दूसरे का लॉस होता था। तो इन सारी चीजों को मैनेज करना, सभी के इंटरेस्ट को बैलेंस करना और फिर जो है इस तरीके के स्ट्रगल को प्रयास करना, तो ये एक नो डाउट एक बड़ा अचीवमेंट था इंडियन नेशनल कांग्रेस या गांधी जी के लिए, कि सबके इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए, यूनिटी को मेंटेन करते हुए हम मास मोबिलाइज कर सके, बड़े बड़े मूवमेंट को, प्रोटेस्ट को अच्छे तरीके से मैनेज कर सके। तो ये एक बड़ा चैलेंज था। सो दैट वाज अबाउट द कंक्लूजन। ठीक है, एक लास्ट पॉइंट और है, क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में भी आपके बुक में बताया हुआ है, तो उसको भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। किसी भी तरीके के अगर रिवॉल्ट और रिवोल्यूशन को आप हिस्ट्री में चेक करोगे तो उसका फंडामेंटल कॉज हमेशा इकोनॉमी ही होता है। तो ऐसे ही हमें पता है कि 1934 में सिविल डिसोबीडियंस खत्म हो गया, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एंड यहाँ से पब्लिक अपने अपने काम में लग गई। धीरे धीरे 1929 में जो ग्रेट डिप्रेशन शुरू हुआ था उससे रिकवर होगी पीपल, ग्रेट डिप्रेशन से पब्लिक जो है उनका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गया। इसके बाद क्या होता है कि 1937 से 1939 से वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हो जाता है। वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट होने के कारण अगेन ये डायरेक्टली किसी भी तरीके का प्रॉब्लम वर्ल्ड के अंदर डायरेक्टली इकोनॉमी के ही ऊपर इंपैक्ट करता है, इकोनॉमी पे ही इंपैक्ट करता है। अब उसका रिजल्ट क्या हुआ? रिजल्ट उसका ये हुआ कि कंट्री के अंदर एक तो इन्फ्लेशन देखने को मिला, फूड सप्लाई की कमी हो गई और ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम। इवन अगर आप फिगर आउट करोगे तो आपको पता चलेगा इस फूड सप्लाई के कारण जो है 1943 का बंगाल फेमाइन होता है जो हाईली डिस्ट्रक्टिव था। यू नीड टू फिगर आउट। खैर ये हुआ तो फिर इंडिया का रिस्पॉन्स भी उसी तरीके से था। अब अगर यहाँ पे आप फिगर आउट करोगे तो हमारे लीडर्स के दिमाग में एक बात तो क्लियर हो गया था कि देखो भाई, हम वी आर नॉट गोइंग टू नेगोशिएट एनी काइंड ऑफ डोमिनियन स्टेटस, हमें डोमिनियन स्टेटस चाहिए ही नहीं, हमें फुल इंडिपेंडेंस ही चाहिए। तो इस वॉर में इंडियन सपोर्ट गेन करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक मिशन भेजा, क्रिप्स मिशन। क्रिप्स जो है ये आके यहाँ के इंडिया के लीडर्स को डिस्कस किए और इन्होंने जो है डिस्कस करने के बाद जो कंक्लूजन यही था कि ये फुल इंडिपेंडेंस देने के मूड में तो नहीं थे, नॉट रेडी। जब फुल इंडिपेंडेंस देने के मूड में नहीं थे
तो ऊपर से इंडिया इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी चल रहा था, पब्लिक परेशान थी। तो फिर एक 1942 14 जुलाई को कांग्रेस की मीटिंग होता है वर्धा में। वर्धा में कांग्रेस का मीटिंग होता है कि आगे करना क्या है। तो यहां पे डिसाइड होते हैं कि चलो अगेन वी आर गोइंग टू गिव रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गांधी जी, कि गांधी जी इसको लेकर क्या करेंगे। तो 8 अगस्त फिर 8 अगस्त को 1942 मुंबई में मीटिंग होता है। गांधी जी इसको लीड कर रहे थे। इस मीटिंग में गांधी जी स्लोगन देते हैं डू और डाई। डू और डाई का स्लोगन देते हैं। 9 अगस्त को क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू हो जाता है। यानी कि सीधी तरीके से ये कंक्लूजन था कि आप हमारे देश को छोड़ के जाओ। 9 अगस्त को क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। अगेन आप ध्यान रखो कि मूवमेंट के पीछे इकोनॉमिक कॉज ही था, बट हमारे क्विट इंडिया मूवमेंट को इस तरीके से समझाएंगे। तो क्विट इंडिया, इसी को अगस्त क्रांति भी बोलते हैं। अब जब ये डिक्लेयर किए तो तुरंत जो है जितने भी कांग्रेस के लीडर्स थे सबको अरेस्ट कर लिया गया। तो मेन लीडर्स तो अरेस्ट कर लिए गए और लोकल लीडर्स ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया। समहाउ क्विट इंडिया मूवमेंट का इम्पैक्ट ये पड़ा कि ब्रिटिशर्स को एक बात तो रियलाइज हो गया उस टाइम पर कि अब हम लोग इंडिया पे राज नहीं कर सकते, जिस तरीके से इंडिया के लोगों ने प्रोटेस्ट को शो किया था। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीटली ओवर होता है। इसके बाद थैंक यू।